कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे प्रोग्राम में मेहमान प्रदीप सिंह जी हैं, आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर आज हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी भी 2-3 की यात्रा पर गए हुए थे बाहर। आज आपसे बात जो हम करने जा रहे हैं, घटना बहुत दुखद है। प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के भाई और सौतेले भाई और मुलायम सिंह यादव जी के बेटे, उनका देहांत हो गया। देहांत किन परिस्थितियों में हुआ ये पूरी तरीके से अभी साफ नहीं, क्योंकि ये घटना बहुत देर रात या तड़के की है। अस्पताल उनको ले जाया गया, घर में वो अचेत अवस्था में मिले थे, लेकिन फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका। अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ब्रॉड डेड ही मान के चला जा रहा है जब वो हॉस्पिटल पहुंचे थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आ गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं, एक तो बड़ा राजनीतिक परिवार है, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार बहुत बड़ा खानदान है, राजनीति में बहुत सारे लोग हैं उनके। अखिलेश यादव जी बहुत प्रोमिनेंट नेता हैं देश के, इसलिए लोग बहुत जिज्ञासु भी हैं उनकी परिवार में ऐसा क्या हुआ। फिर जो उनकी वाइफ हैं अपर्णा यादव जी, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, फिर अब वो फिलहाल बीजेपी में हैं, एक पद पर भी हैं। तो उनकी पॉलिटिक्स जो है उसको लेकर वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है। और फिर इस बहाने फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं, भारत में जो बड़े राजनीतिक परिवार हैं वो कब क्यों विवादों की वजह से या कब खबरों में किन वजहों से रहे। तो इसलिए हम लोग एक बात करेंगे आज, क्योंकि लोगों के सर हमारे यहाँ देखिए पॉलिटिकल फैमिलीज में एक इंटरेस्ट रहता है लोगों का। लेकिन ये केस जो है थोड़ा सा, एक तो देहांत की बात है तो बहुत दुख की बात है, और दूसरा क्योंकि ये बहुत ए पॉलिटिकल आदमी थे, इनके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि ऐसी फैमिली में जहां पर पूरा खानदान पॉलिटिक्स में हो और मुलायम सिंह जी के 2 बेटों में से एक पॉलिटिक्स में ना हो और उसका कोई इंटरेस्ट भी ना हो। कभी हमने ये भी नहीं सुना कि कभी कुर्ता पजामा पहन के कभी कोई प्रचार वचार में बहुत इंटरेस्ट लिया, ऐसा भी हमने कभी नहीं सुना। बल्कि यही सबसे सुनते थे कि ये खुद ही नहीं चाहते थे कि मैं कभी राजनीति में जाऊं भी, और अपना बिजनेस कर रहे थे। आते थे खबरों में तो कभी गाड़ी खरीदी, महंगी गाड़ी, उसके शौकीन थे, या बॉडी बिल्डर थे, तो उसकी वजह से चर्चा में रह लेते थे। इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर अभी आई थोड़ी देर पहले, उसका मैं बता देता हूँ। इसमें भी एक बात ऐसी है जो कि बात करने लायक ज़रूरी है। इनके शरीर पर वैसे तो ये बताया गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हुआ और ड्यू टू अ मैसिव पल्मोनरी थर्मोएम्बोलिज्म, जो थोड़ा बहुत हमने पता किया, मतलब लंग्स कोलैप्स कर गई बेसिकली, और फिर उससे हार्ट फेलियर हो गया। कि खून का थक्का जाके लंग्स की एक मेन आर्टरी में जाकर के वो चला गया, और जिससे उनको सांस नहीं आई होगी बेसिकली, ये है। फिर हार्ट दिक्कत में आ गया होगा। लेकिन शरीर पे 6 चोटों के निशान हैं, और वो निशान भी काफ़ी बड़े बड़े निशान हैं। एक निशान का साइज है 14 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, ये छाती पे है। एक निशान का साइज है 19 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, ये उनकी बाजू पर है, राइट आर्म पर है। एक निशान का आकार है 24 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, ये काफ़ी बड़ा हुआ। 12-24 सेंटीमीटर इतना बड़ा निशान होता है। ये उनकी कोहनी पर है। ऐसे ही एक 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर जो है, ये राइट एल्बो के नीचे, कोहनी के नीचे है। एक उनकी बाएं हाथ की, ये भी राइट एल्बो पे है, और एक उनकी बाईं कलाई के नीचे। तो चोट भी लगी हुई है। उसमें से 3 चोट जो हैं वो 6-7 दिन पुरानी हैं, और 3 चोट करीब 1 दिन पुरानी हैं। हालांकि जो कुछ डॉक्टर से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की होगी, तो उन्होंने ऑब्वियसली रिकॉर्ड पे नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार की चोटें हैं, डेथ नहीं हो सकती उनकी वजह से। लेकिन फिर भी ये जानना ज़रूरी है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये चोट कैसे लगी होंगी। अभी तक जो सरसरी तौर पे लगता है शायद गिरने की वजह से, किसी वजह से वो गिरे हों, उसकी वजह से इतनी बड़ी चोट आ सकती है उनकी, ठीक है, क्योंकि वेट वगैरह काफ़ी होगा, बॉडी मास काफ़ी होगा, उसकी वजह से। मगर है सरप्राइजिंग है। आपको इस पूरी घटनाक्रम में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खटक रही है, या आपको लग रहा हो कि भाई ये बात होनी चाहिए? नहीं, देखिए, ये घटना बताती है कि समाज में एक नए किस्म का जो वर्ग पैदा हो रहा है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसको कुछ करके दिखाना नहीं है, जिसको कुछ हासिल करना, सब बना बनाया जन्म के साथ जिनको मिलता है।
आप तुलना कीजिए राजनीतिक परिवारों के बच्चों को और उद्योगपतियों के बच्चों को। आप देखिए नई जनरेशन कितना बड़ा बड़ा काम कर रही है, किस तरह के अचीवमेंट है, अपनी पारिवारिक कंपनियों को कितने गुना बढ़ा रहे हैं। उनके पास एक विजन है, उनके पास एक जो प्लानिंग है, और उनके पास एक सपना है जो पूरा करना चाहते हैं। राजनीतिक परिवारों में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, सब कुछ तो है उनके पास, कोई बिजनेस करना नहीं है, नौकरी कभी की नहीं है, ज़्यादातर ने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की है कि उस तरह का एकेडमिक माइंड हो कि भाई पढ़ने लिखने में मन लगता है, उस तरह का भी नहीं है। दुनिया की हर सुख सुविधा उनको उपलब्ध है। तो इसलिए वो जो एक आदमी में हसरत रहती, इच्छा रहती कुछ हासिल करने की, उसके लिए कुछ मेहनत करने की, अगर वही न रहे जीवन में, मतलब कोई तो लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो प्रतीक यादव, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे। या पॉलिटिकल फैमिलीज की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल फैमिलीज की ज़्यादा बात कर रहे हैं, जो पैसा इस तरह से आया है जो किसी बिजनेस से, नौकरी से, या आप कहें खानदानी पैसा हो, इस तरह का नहीं है। वो भी ज़्यादातर बाप दादाओं की, परदादाओं की संपत्ति थी। वो जो पावर में रहते हैं पॉलिटिशियंस, वो बच्चों को किसी ना किसी उद्योगपति के साथ या बिजनेसमैन के साथ जो है, मेरे को लगता है जोड़ देते हैं। नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं, लाइन लगी रहती है। आपको ओब्लाइज करने वालों की लाइन लगी रहती है। अगर आपने कुछ ले लिया तो ओब्लाइज महसूस करते हैं वो, कि जो है हमसे जो है संबंध आपके ठीक हो रहे हैं, या हमारे काम आ सकते हैं, या हम आपके काम आ सकते हैं। तो ये तो जो है टू वे ट्रैफिक होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल जो है रिलेशनशिप होती है। तो उस नाते आप देखिए, तो आखिर प्रतीक यादव को किस रूप में आप जानते हैं? 38 साल का व्यक्ति, आप बताइए जीवन की कोई उपलब्धि बताइए क्या है? मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, उसके अलावा उनकी क्या पहचान है व्यक्तिगत रूप से? तो आपको कुछ बताने को नहीं मिलेगा। तो एक निरुद्देश जीवन जी रहे थे। जो बात हो रही है कि डिप्रेशन था, 4 साल से बोल रहे हैं डिप्रेशन में थे। बड़ा स्वाभाविक है। ये भी देखते होंगे कि एक ही पिता की 2 संतान, एक कहाँ है, दूसरा कहाँ है। बट सर, ये तो शायद ये चूज भी किया तुलना ना, करते ये लाइफ तो चूज की उन्होंने। ऐसा है कि जो विक्टिम कार्ड खेलता है वो इस बात को नहीं देखता है। उसको लगता है कि हमारी जो स्थिति है उसके लिए पूरी दुनिया दोषी है हमारे अलावा। वो ये कभी नहीं मानने को तैयार होता। आप अपने आसपास परिवारों में देखिए, आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग, आपको ऐसे है बच्चे मिल जाएंगे जो माँ बाप को कोसते हैं कि क्या किया हमारे लिए। लेकिन आपको लगता है प्रतीक यादव को इस बात का मलाल था कि पिता ने अपनी सारी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा होना बड़ा स्वाभाविक है अगर ऐसा था तो। क्योंकि आप देखिए, अंतर तो बड़ा साफ दिखाई देता है ना। अखिलेश यादव का स्टेचर देखिए, चाहे समाज में देखिए, राजनीति में देखिए, चीफ मिनिस्टर हो गया देश के सबसे बड़े राज्य के, और वो भी पूरे 5 साल रहे, जो उनके पिता कभी एक साथ 5 साल नहीं रह पाए। तो वो तो, और दूसरे लोग जो आसपास के लोग होते हैं वो तुलना करते हैं कि देखिए उनको क्या मिला, आपको क्या मिला, तो इसको और बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब देखिए, अंदर की बात तो कभी पता नहीं चलेगी। हम लोग अनुमान लगाते रहेंगे कि चोट कैसे लग गई, गिर गए थे, किसी ने मारा, किसी ने मारपीट की, क्या हुआ, ये कभी नहीं पता चलेगा। पता उतना ही चलेगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि जो है, अब उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, तो जाहिर है कि सांस लेना मुश्किल हो गया, लंग्स ने काम करना बंद किया, तो उसके बाद हार्ट अटैक होना तो बड़ा स्वाभाविक है। तो इसलिए जो है, कोई फाउल प्ले का ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता, दिखाई नहीं देता। ऑब्वियस, मतलब अंदर कुछ हो, किसी को कुछ पता ही नहीं हो, तो वो अलग बात है। तो इसलिए जो है, ये मामला 2-4 दिन अभी खबर में रहेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई इसकी फाउल प्ले वाली बात तो इसलिए भी कोई नहीं कर रहा है क्योंकि उनको मेडिकल हिस्ट्री रही है, हॉस्पिटल में पहले भी रहे हैं, वो भी कुछ महीने पहले भी भर्ती रहे थे। अखिलेश यादव बताते हैं तब भी गए थे उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए भी। लेकिन ट्रैजिक है वो, ठीक है। और दूसरा, वो जो आपने कहा ना, इतना बड़ा अंतर दिखता है इनकी जर्नी में, इनकी जिंदगी में और अखिलेश यादव की जिंदगी में। मतलब कहाँ वो कहाँ किन ऊंचाइयों को वो हो गए, हासिल हो गए। अब अपर्णा जी की एम्बिशन ज़रूर थी, पॉलिटिकल एम्बिशन उनकी रही। उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, फिर वो बीजेपी में आ गई। इनको उस बात का भी दुख था, ऐसा कहा जाता है। कुछ
फरवरी में या जनवरी में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, उसमें ये भी पता लगा था कि उनकी शायद अपर्णा जी से कुछ दूरियां भी हैं, उनको इस बात की शिकायत भी थी कि भाई संबंध खराब हुए, उसका दोष शायद वो अपर्णा जी को देते थे। खैर एनीवे वो प्राइवेट डोमेन की बात है, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस का कहीं कोई रोल तो था इन रिश्तों में। देखिए, राज परिवार जैसा हमारे यहाँ, चूंकि भारत में आप महाभारत काल से भी लीजिए ना कि मेरे बेटे को क्या मिला, पहला तो इसमें इस समय मुलायम सिंह जब थे, जो थोड़ी बहुत, प्रदीप जी बल्कि ज़्यादा यूपी को और जल्दी जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि तब भी ये था कि हमारे इस बेटे को क्या मिले। मतलब चूंकि अखिलेश जी के बजाय पार्टी में उत्तराधिकारी के रूप में जब होता है तो एक तो वहीं से ही भाई अपने बेटे को हम चाहेंगे ये मुख्यमंत्री बने या उनका उत्तराधिकारी संपत्ति को लेकर के भी। और खाली मुलायम सिंह की बात नहीं है, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि राजनीतिक परिवारों में ये है कि जो ऐसी संपत्ति है जो अकूत हो और साथ में जिसका कोई सही माने में ब्लैक मनी, जो झगड़ा जो असल में नोटबंदी से भी हुआ, वो इस तरह के सब नेता परिवारों में परेशानी भी जिससे हुई, तो उस संपत्ति पर किसका कब्जा अधिकार हो, उस दृष्टि से वो कॉम्प्लेक्स तो पहले पैदा होता है। यदि किसी की माँ, मतलब इनका या कोई भी ऐसा जो होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा जो है वो उत्तराधिकारी बने, लड़ाई तो वहीं से है, उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये कि उतना एक्टिव हो, जैसे अखिलेश यादव एक्टिव रहे और एक अधिकारपूर्वक उन्होंने अपने पिता के समय में भी पार्टी ही टूटने की स्थिति रही, शिवपाल यादव अलग, राम गोपाल यादव अलग, माने नेता परिवारों में एक तो सबसे बड़ा परिवार है, तो इसको परिवार की राजनीति से भी आप जोड़ सकते हैं। ये कहिए, ये ज़रूर सहानुभूति होना चाहिए कि भाई एक व्यक्ति की 38 साल में डेथ हुई, उसको अंदर से क्या कष्ट था, इतनी प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन था, वो अपनी जगह है, उसके प्रति सहानुभूति होगी। लेकिन जब इस तरह से बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये लगेगा कि इस तरह के परिवारों का, जहाँ ऐसे राजनेता हो जिनका मतलब भाई कोई ऐसा तो था ही नहीं, चाहे वो लालू यादव का परिवार भी उनका परिवार हो, बहुत शुरू से तो संपन्न राज परिवार में से नहीं थे ना। भाई आप कहेंगे फलाने महाराजा के बच्चे हैं तो उनके तो सब उन्हीं को विरासत में सब मिला है, उसमें से उसमें परिवार में झगड़ा होता है, भाई को क्या मिला, बहन को क्या मिला, दूसरे भाई को क्या मिला। भाई इनके तो पिताओं ने कमाया, जो भी कमाया और वो दे दिया इनको, तो वो, लेकिन वही तो, एक तो सत्ता और वो एक को मिला, एक को नहीं मिला। देखिए इनके पास जो बताते हैं कि जो फरारी और क्या गाड़ी थे उनके नाम थे कि नहीं, हम चूंकि कभी टीवी पर बोल रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते उनके नाम था या पता नहीं किसके नाम पर रखी हो, ये भी हमें नहीं मालूम। लेकिन हाँ, यदि वो इतनी बड़ी फरारी गाड़ी में 5 करोड़ की गाड़ी चलते हैं तो इनकी आमदनी, तो आप ये देखिए इन्होंने उस वक्त ये कहा था सर, मुझे याद है कि मैंने लोन पे ली है और मैं टैक्स भरता हूँ, क्या प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, वो स्वाभाविक है। देखिए लोन तो है ही, यदि मेरी आमदनी में मुझे मेरी कोई आमदनी का सोर्स नहीं है और मुझे 5 करोड़ का लोन मिलेगा, आप बताइए 50 लाख का भी देगा? पहले तो कहेगा ना आपके पास क्या है दिखाने के लिए, तो वो ठीक है, वो पेपर पर दिखाया जाता है। देखिए अभी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग किसी पर, हम जनरल बात कर रहे हैं कि हमारे देश में जो काला धन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए, जब इसको जोर देते हैं, नोटबंदी पर सब दुनिया, मतलब सारे मीडिया में, मतलब जो समर्थक होंगे कई लोग उसकी भी आलोचना करते हुए, लेकिन ऐसे सब लोगों पर राजनीति में जो थे उस पर असर हुआ। और यही इस सब का, बीमारियों का, झगड़ों का, परिवारों में जिनके पास बेहिसाब पैसा, मतलब मैं उस घोटाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादा चर्चा में नहीं आई, लेकिन देखा जाए तो डिफेंस के क्षेत्र में उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री भी थी। और इस दृष्टि से इसीलिए अमर सिंह से झगड़ा हुआ कि भाई अमर सिंह कौन होते हैं, हमारे परिवार का एक बार पैसा तो हमारे पास है, तो कोई गड़बड़ तो थी ना जिसके लिए। और इसलिए अखिलेश यादव जी भी शायद वैसी बातें जो उन्होंने कहा कभी पता नहीं चलेंगी किसी को, इसको किसी को पता नहीं चला। मैंने इसलिए कहा कई चीज़ आप बोफोर्स में आज तक कहीं पैसा कहाँ, वो पैसा वापस तो नहीं आया ना कहीं, हाँ मिला, ये सब कहते थे भाई फलाना इटालियन आदमी था जिसको इतने सारे क्या क्या ठेके मिले थे, वो सब चर्चा में आता है, लेकिन वो पैसा यहाँ से कहाँ गया। आज एक बात अखिलेश यादव जी ने जो बाहर निकल के कही, वो एक्चुअली मुझे उस पूरी उनकी जो भी 1-1.5 मिनट की बात मीडिया से हुई हो, उसमें वो सबसे स्ट्राइकिंग बात थी सर। उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने पहले मिला था और मैंने प्रतीक से कहा कि सेहत का ध्यान रखो और व्यवसाय बढ़ाओ अपना, क्योंकि जब कभी किसी का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा होता है तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। ये बात उन्होंने कही। अब ये अनकॉल्ड फॉर थी, मतलब अनकॉल्ड फॉर कह लीजिए, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा था ऐसा कि उनको कोई दिक्कत थी क्या, सवाल सिर्फ इतना था आप उनसे अंतिम बार कब मिले थे, इसका जवाब वो ये दे रहे थे। और उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैंने कहा व्यवसाय पे ध्यान दो, व्यवसाय बढ़ाओ अपना, वरना कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो क्या पता ऐसा कोई इसकी ये भी कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी जिंदगी में। और उनके बोलने के हिसाब से तो यही लग रहा था कि अखिलेश यादव बयान को सुने तो कुछ संकेत करना चाह रहे होंगे, वरना बाकी इस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बोलते। हाँ, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे
तो उस समय जब मुलायम सिंह जी थे तो उस समय ये कहा जाता था कि वहाँ जो माइनिंग मिनिस्ट्री थी, गायत्री प्रजापति उसमें मंत्री हुआ करते थे, तो ऐसी चर्चाएं चलती थी समाजवादी पार्टी कॉरिडोर में कि अगर माइनिंग मिनिस्ट्री से संबंधित कोई काम है तो वो मुलायम सिंह जी और प्रतीक का उसमें से ज़्यादा चलेगा बनिस्पत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के। एस सीएम भी उनका नहीं चलेगा, SCM, उनको साधना गुप्ता, हाँ मधुबई कॉरिडोर की चैनल, उसमें यही कहा जाता था कि उधर से आए, और इस बात को लेकर चर्चा चलती थी कि शायद ये मुलायम सिंह जी ने ही इंस्ट्रक्शन दिया होगा। हकीकत उसमें क्या पता नहीं, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती थी। और उसी तरीके से दूसरी चीज़ कि एक बिल्डर हुआ करते थे जो कि अब बीजेपी में आ गए हैं, संजय सेठ जी, तब उस समय उधर थे उस साइड में, तो कहा जाता था कि उनके साथ भी बिजनेस वगैरह को लेके इनको एसोसिएट किया गया था। तो उस समय तो निश्चित तौर पे जो स्थिति रही होगी, उसके बाद जब अखिलेश जी सत्ता में नहीं रहे तो उसके बाद उसमें समस्या तो आई ही आई होगी। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं, जो बिजनेस खराब होने की बात है कि अगर आप, जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप अपने अंदर कैलिबर ना हो, बहुत कुव्वत ना हो, तो इस तरह की सत्ता उस वक्त हटने उनकी के बाद उम्र हो भी सकता है। बहुत कम रही हाँ, होगी, 38 के तो ये अभी है, बिल्कुल, तो अभी उस समय थे। तो बस जोड़ दिया गया था कि भाई आपको अगर फायदा मिले। दूसरा हो सकता है काबिल लोग भी, मतलब बिजनेस में अप एंड डाउन चलते रहता है, उसमें कोई बहुत मतलब उसको जज करने वाली चीज़ नहीं है। पॉलिटिकली ये ज़रूर है सौरभ कि मैंने कभी नहीं सुना कि इनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन समाजवादी पार्टी के कॉरिडोर में किसी तरीके से अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, कोई फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर नहीं। तो ये जेन्युइन बात है कि और ये सच में नहीं चाहते थे बिल्कुल नहीं, और यही वजह बताई जाती थी कि उसके पीछे उनको सीधे ये समझ में आता था कि हमारा अपना जो इंटरेस्ट है हम इसके हिसाब से काम करें, और ये परिवार हमारी ताकत है। अगर उस परिवार के बिना उनके पास क्या ही है, जैसे अगर अच्छा ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पे डाली कि घर फोड़ने वाली को लेके जो उन्होंने इस तरह की बात कही, तो सीधे सीधे वो तो अब रिकॉर्ड पे उन्होंने डाल दिया था ना इस बात को। बाद में फिर एक दूसरा बयान भी दिलाया गया, कहा यह जाता था कि वो इस बात को लेकर नाराज रहते थे कि अपर्णा यादव जो भी अपना पॉलिटिकल एम्बिशन है आप पूरा करो, परिवार तोड़ने की कीमत पर नहीं। ये क्या करती थी कि जैसे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो फ्रंट डोर की तरफ इनका ऑफिस हुआ करता था, बैक डोर वाले की तरफ अखिलेश यादव को हुआ करता था। मुलायम सिंह जी का एकदम से ये से रहता था कि कोई भी मिलने ले आए तो उसमें ये बहुत दखल वखल देने की कोशिश करती थी। शिवपाल सिंह यादव के साथ जब अखिलेश जी के रिश्ते गड़बड़ हुए तो इनके थ्रू लगातार उनकी मुलाकात होती थी। इन सारी चीज़ों को लेकर अखिलेश यादव इन पे ज़रूर चिढ़ते थे, लेकिन उसका प्रतीक यादव पे कोई नाराज़गी हो, कोई डिफरेंसेस हो, वो कभी चर्चा में नहीं रहा। इनफैक्ट कहा यह जाता है समाजवादी पार्टी में कि शादी ब्याह या किसी आयोजन के मौके पे जब भी ये लोग इकट्ठा होते थे, उनके रिश्ते, प्रतीक के रिश्ते बाकी सबके साथ बहुत सहज रहते थे। घर की महिला अपर्णा यादव से बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन पुरुषों के बीच में प्रतीक यादव का रिश्ता वैसे ही सहज रहता था। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका कोई पॉलिटिकल मिशन नहीं था, अपना बिजनेस, अच्छी लाइफ स्टाइल, पेट लवर बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अपर्णा जी को भी तो पॉलिटिकली मतलब पहली बार चुनावी मौका तो अखिलेश जी नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ये रहता है ना, जैसे अगर आपके एम्बिशन बहुत अगर ज़्यादा हों तो फिर उस पर कंट्रोल क्या ही हो जाता है। और बीजेपी के हिसाब से देखें तो बीजेपी एक हद तक अपर्णा यादव का रोल देख रही थी अखिलेश यादव को टीज करने के लिए। वो टीज करने से ज़्यादा की भूमिका उनकी नहीं है। अभी जैसे मुझे जो पता चलता है उसके हिसाब से वो बहुत कोशिश करती हैं कि जो उनको चाहिए वो बीजेपी दे, उस में एंटरटेन। तो ये कह सकते हैं कि इनको भी इनको इस बात का से कष्ट हुआ कि वो बीजेपी में चली गई। मतलब हाँ, परिवार तोड़ने को लेकर तो निश्चित तौर पे वो जब रिकॉर्ड पे डाल दिया तो मतलब कंफर्मेशन के साथ इस बात को कहा जा सकता था, लेकिन इस बात को लेकर अंदर भी चर्चाएं चलती थी कि वो बार बार इस बात को कहते हैं कि परिवार को तोड़ो मत, बाकी जो करना है करो। सर ये भी तो बात कमी दिखती है कि किसी की कोई ऐसे परिवार में होकर के राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना हो। आमतौर पर कहाँ वो झगड़े ही होते हैं लोगों के कि भाई हमको भी व्यक्ति कुछ के स्वभाव की भी बात हाँ, वो होती है। स्वभाव की बात। किसी के अंदर से लगता है कि भाई ये हमारे लिए नहीं बना है, हमारी गति नहीं है इसमें, तो हम जो हम चाहते हैं हम उसमें करें। तो इसलिए भी मतलब कोई व्यक्तिगत संपर्क हमारा प्रतीक यादव से कभी नहीं रहा, तो इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी इस तरह की नहीं है। लेकिन जो सार्वजनिक जानकारी है उनके बारे में, उससे लगता उसी का कारण है कि अखिलेश यादव से अच्छे संबंध थे, क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं थे। अखिलेश यादव उनमें अपना प्रतिद्वंदी नहीं देखते थे कि पिताजी उसको कुछ ज़्यादा दे देंगे या हमारा हिस्सा काट देंगे। अखिलेश यादव को मालूम था कि राजनीतिक विरासत हम ही को मिलेगी, वो हमारी ही है। मुलायम सिंह तो बल्कि ज्यादा भाइयों के लिए करते थे, भाइयों के लिए, खास तौर से अखिलेश यादव दोनों भाइयों के लिए, जो चचेरे भाई थे राम गोपाल यादव, उनके लिए भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो इसलिए जो है परिवार को एक समय जब वो मुख्यमंत्री थे 2003 से 2007 के बीच में, तो 20 से ज़्यादा लोग किसी न किसी चुने हुए पद पर थे परिवार के, ज्यादा परिवार के, यादव परिवार के। कोई राज्यसभा में, कोई विधान परिषद में, कोई विधानसभा में,
कोई जो है जिला परिषद में, इस तरह से मिलाकर जो 20 लोग एक परिवार से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि परिवार में मतलब जो नहीं चाहता रहा होगा या जिसकी उम्र नहीं रही होगी चुनाव लड़ने की या चुने जाने की, वही बचा रह गया। तो इसलिए जो है, और इन सब में कोई प्रतिद्वंदी नहीं था अखिलेश यादव का। एक प्रतिद्वंदी जो हो सकता था वो थे चाचा शिवपाल यादव। तो उनका काम किया रामगोपाल यादव ने। जब 2012 में चुनाव जीत गए, सफाई में बैठक हुई, मुख्यमंत्री कौन हो, शिवपाल यादव ने सुझाव दिया कि 2-2.5 साल नेताजी रहें, उसके बाद अखिलेश को दे दें। रामगोपाल यादव ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अखिलेश यादव अभी तुरंत इसी समय मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसी समय से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में मतभेद शुरू हो गए। ये जाहिर है कि शिवपाल यादव की महत्वाकांक्षा रही होगी, पूरा संगठन चला रहे थे, मुलायम सिंह ने पूरी पार्टी उनके ऊपर छोड़ रखी थी, मंत्री थे लंबे समय तक और सब कुछ पार्टी का वो देखते थे। मुलायम सिंह तो एक समय के बाद जो है केवल कहने को अध्यक्ष रह गए थे, पार्टी तो शिवपाल यादव चला रहे थे। और अखिलेश यादव को उन्होंने बचपन से पाला पोसा। मुलायम सिंह यादव तो बाहर ही रहते थे ज़्यादातर दौरे पर और इधर उधर। शिवपाल यादव जो है उन्होंने एक तरह से पिता की भूमिका निभाई थी अखिलेश यादव के लिए। तो ऐसे में दोनों के बीच में जब संबंध बिगड़े, देखिए बहुत ज़्यादा जब दोस्ती होती है और वो दुश्मनी में बदलती है तो बड़ी घातक होती है। लेकिन शिवपाल यादव जब पार्टी से बाहर गए और बीजेपी ने ज़्यादा भाव नहीं दिया तो उनको समझ में आ गया कि बाहर रह के कुछ मिलने वाला नहीं। और उन्होंने असेंबली में बोल भी दिया योगी जी को कि आपने भी तो कुछ नहीं किया। ये मैं पूछ रहा था, जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे अखिलेश यादव, जब मुलायम सिंह जी ने उनको बनाया था, ये मुलायम सिंह जी का अपना डिसीजन था, उसमें अखिलेश जी की इच्छा या प्रोडिंग ज़्यादा थी? नहीं, मुझे लगता है मुलायम सिंह जी की इच्छा थी। उनको मालूम था कि अगर अभी नहीं बनाया तो बाद में बनने नहीं देंगे। पार्टी के लोग, परिवार के लोग, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। पहली बार पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था विधानसभा में, तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। एस्टैब्लिश हो जाएंगे। लेकिन जो वो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से चलेंगे, नहीं सार्वजनिक रूप से पार्टी की बैठकों में जो सार्वजनिक रूप से हो रही थी, उसमें मुख्यमंत्री को मुलायम सिंह यादव डांट रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी में सब बेईमान है, ये कोई जीतेगा नहीं चुनाव, इन लोगों के साथ कैसे चुनाव लड़ोगे। मतलब पद दे दिया, अथॉरिटी चैलेंज करने लगे। हाँ, तो वो एक तरह से बैक सीट ड्राइविंग करना चाहते थे। अखिलेश यादव ने काफ़ी समय तक बर्दाश्त किया। एक समय के बाद उनको लगा कि अब मैं जो है आ गया हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 17 में जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा। अभी जो हम बात कर रहे थे सर कि परिवार में 2 भाई हों और एक का बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, वो भी ऐसे पावरफुल परिवार में होने के बावजूद, आप बाकी देख लीजिए ना, बड़े लंबे अरसे तक लोगों को लगा कि भाई प्रियंका जी की कोई एम्बिशन नहीं है। प्रियंका जी ने फिर लोकसभा सीट चाहिए, मिली उनको, फिर मिली या दी गई, देनी पड़ी, जो भी आप कह लीजिए। ठाकरे परिवार में झगड़ा हुआ तो परिवार टूटा, वो भी हमने देखा। लालू फैमिली का आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ भी यही हुआ। मतलब आफ्टर ऑल पावर जो है वो अपनी ओर खींच ही लेती है किसी ना किसी को। देखिए सौरभ, आपने तो अभी प्रियंका पर कहा, लेकिन राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस पे पायलट थे और बाकायदा सर्विस करते थे, उनकी रुचि नहीं थी राजनीति बिल्कुल। संजय गांधी के जो एक्सीडेंट से डेथ हुई, वरना संजय गांधी को उसी तरह से ही वॉज वेरी पावरफुल, तो इमरजेंसी सारे किस्से उस पर हम चर्चा नहीं। जनरल सेक्रेटरी बने थे संजय गांधी की डेथ के बाद कांग्रेस पार्टी में। हाँ, नहीं वो उसके पहले तो राजनीति में आई नहीं थे ना, ही वॉज वेरी इलेक्टेड। सब लोगों ने परस्यू किया कि अब माता जी को मैंने कोई ना कोई, ये संजय के ऊपर बहुत डिपेंड थी इमोशनली भी। इस दृष्टि से फिर हुआ कि राजीव आए, उस पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उन लोगों ने भी उनको सलाह दी कि आपको आना चाहिए, माँ की सहायता करना चाहिए, क्योंकि वो अकेला महसूस करते। अरुण सिंह ये सब लगे हुए थे। हाँ नहीं, वो उससे पहले, मतलब वैसे देखा जाए तो अरुण नेहरू भी बाद में उतरे हुआ है। पहले ये कि राजीव यदि होंगे तो उससे माँ की मदद होगी। फिर और जो बताते हैं उस समय भी कि सोनिया गांधी थोड़ा डरी हुई थी कि मैं नहीं जाना चाहिए राजनीति में, अंदर से चाहे इच्छा हो, लेकिन शुरू में चूँकि वो राजीव गांधी के बारे में, चूँकि मैं तब भी फॉलो किया मैंने जब वो नहीं भी बने थे, इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि राजीव गांधी पहले इलेक्टेड थे, फिर जब उनको लाया गया तो फिर वो सांसद बने, फिर एक्टिवली पहले सेवा दल में बने। वही बात यहाँ थी, राहुल गांधी शुरू में कहाँ थे, पहले प्रियंका गांधी, मैं 98-99 ईयर में जब से सोनिया गांधी के लिए या जब प्रचार करने के लिए,
तो पहले तो प्रियंका ही एक्टिव रही, राहुल नहीं। कैंपेन में वो जाती थी पहले, वो जाती थी, तो इसलिए देखा बचपन जाए से तो राजीव गांधी के साथ अमेठी जाती थी। हाँ, वो नहीं, वैसे मान लो दोनों भी जाते थे कहीं यात्रा, विदेश यात्रा में भी साथ में जाते थे बच्चे। लेकिन हुआ ये कि कंपेन में मैंने उस समय उस इलाके में गया था, मैं जब हिंदुस्तान अखबार में एडिटर था, मैं वहाँ यूपी में, तो लोग उनको उस समय ऐसी छवि थी कि गाँव में तब तक टीवी भी उतना नहीं आया था जी। तो इंदिरा आई, मतलब जैसे हमने गाड़ी छोड़ी, जैसे आप रिपोर्टिंग में हम लोग जाते हैं ना, तो देखने के लिए, और मैं तो उठा तो कहीं तो लोग ऐसे जो दौड़ दौड़ करके जो भी आ रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी जैसे आने वाली है, प्रियंका को देख के कहते थे। प्रियंका को, वो इसीलिए वो इम्प्रेशन रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि भाई यदि फैसला हो रहा था कि बेटे को स्वीकार किया जाता है, तो पहले वो कहती भी थी कि भाई जब उसकी रुचि होगी। फिर प्रियंका गांधी के बच्चे चुके थे, तो ये कहा गया कि भाई ऐसा बच्चे को निगलेक्ट होंगे, इस बहाने से फिर राहुल गांधी को आगे किया गया। तो ये जो इस तरह के परिवार, आपने चूँकि उदाहरण उनका लिया, ये वहाँ पर तेजस्वी और उनका भी आप देखिए ना, तेज प्रताप यादव, कि भाई वो हमेशा लालू यादव तो उसको चाहते थे, तेजस्वी को ही। तेज प्रताप यादव होता था मैं हूँ, मैं मुझे चाहिए। तो ये परिवार में जिसको नहीं रिलेक्टेंट है, ये खैर वो तो दोनों ही इंटरेस्टेड थे, लेकिन ऐसा सही है कि यहाँ पर प्रतीक यदि नहीं, लेकिन हाँ संपत्ति, मैंने जो शुरू में कहा, असली वो आकांक्षा जरूर रही, जिससे कि ऐसे परिवारों में, राजनीति में ऐसे कितने और नाम भी मिलेंगे राज परिवारों के। ऐसी कई सिमिलैरिटी मिलती है सर, जैसे ये नहीं आना चाहते थे लेकिन इनकी वाइफ आना चाहती थी, उनकी एम्बिशन भी थी, और फिर उन्होंने जो है बिल्कुल राइवल पार्टी ज्वाइन कर ली, अपर्णा जी ने जैसे ज्वाइन कर ली। मेनका गांधी जी बाद में आई, लेकिन हालांकि उनका शायद पॉलिटिकल करियर बहुत बाद में शुरू नहीं, लेकिन ये सोनिया गांधी की डेथ के बाद नहीं, मतलब शुरू एक्टिव एनजीओ था, मैगजीन चलाती थी, वो सब था। जब उनका फैमिली से एक किस्म से विच्छेद हो गया, हाँ, गांधी फैमिली से, उसके तुरंत बाद वो आ गई थी पॉलिटिक्स में। हाँ, संजय विचार मंच बनाया था। नहीं सौरभ जी, मैं थोड़ा करेक्ट करूँ उसमें, करेक्ट मतलब चूँकि प्रदीप जी जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो संजय गांधी के भी इंटरव्यू उस समय किए। संजय गांधी के समय में ये एक, मैंने मेनका जी के विथ ऑल रिगार्ड्स, बाद में तो बीजेपी में आ गई, लेकिन एम्बिशन परिवार था उनका। जैसे यहाँ पर है ना कि माँ चाहती थी कि प्रतीक को मैंने जो भी पावर मिले, ऐसे ही अमतेश्वर आनंद, वो शायद 2014 का इलेक्शन चाहती थी, लड़े हैं। हाँ, तो अमतेश्वर आनंद जो है, जो इनकी मेनका की माँ थी, उनका शुरू से था, और इसलिए ये तो मॉडलिंग करके आई थी मेनका गांधी। और उस समय संजय गांधी जब हुए तो एक था कि एक ये परिवार में जो जाएगा, जैसे सोनिया गांधी के लोग कहते हैं कि जब शादी की बात हुई थी तो इंदिरा गांधी इलेक्टेड थी, लेकिन उनका परिवार चाहता था कि प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो उससे शादी हो। ऐसे ही संजय गांधी को भी मेनका गांधी शुरू से अंदर से एम्बिशियस थी। ये ठीक है एक्टिव नहीं हुए सब संजय गांधी को। संजय गांधी शुरू में यूथ कांग्रेस आए 75-76, एक साल बाद तो इलेक्शन ही हो गए 77 में जी। तो उतना वो नहीं, उनकी थोड़ी रुचि थी मॉडलिंग और उन सब चीज़ों में, फोटोग्राफी में। वो जो मैगजीन आई, वो जब सत्ता से चले गए, उन्हें हट गए, तब भी संजय गांधी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, और मेनका गांधी ने वो सूर्या मैगजीन, उसमें तो प्रोफेशनल लोग भी रखे गए थे, उस दृष्टि से मेनका गांधी निकाली। तो फिर वो एम्बिशन तो थी सत्ता की। यदि संजय गांधी जीवित होते तो मेनका गांधी तब भी वो भूमिका होती जो बहुत परिवार की जो महिलाएं जो डोमिनेट करती हैं, हो सकता है वो भी एक्टिव रहती हैं। और इसलिए तुरंत संजय विचार मंच बनाए ना, कई हमने जो शुरू में बना, कई लोगों को डम्पी वगैरह ने सहयोग किया उनको तुरंत के बाद भी। तो इंदिरा गांधी से इसीलिए डिफरेंसेस हुए कि वो एकदम एम्बिशियस हो गई थी, जो पहले जो नहीं, जो तब तो संजय गांधी के साथ राज करती, संजय गांधी। तो ऐसे परिवार में जो रिलेक्टेंट हो, एक राजीव नहीं थे रिलेक्टेंट, यहाँ पहले राहुल रिलेक्टेंट थे, अब राहुल को मिल गए तो अब उसके बाद उनको लगता है भाई मैं ही हूँ, उनके साथी लोग और चाहते हैं। कभी अखिलेश यादव की बात नहीं करें तो मतलब अदरवाइज जो पॉलिटिकल फैमिलीज से लोग आते हैं, बहुत, अब तो और बहुत सारे परिवार हैं ऐसे, तो कभी ये लोग डिस्कस करते हैं कि परिवारों में पावर के बारे में क्या सोचा जाता है, या उत्तराधिकारी के बारे में क्या सोचा जाता है? वो तो खुल ही जाते हैं उसमें, और जो आसपास के लोग होते हैं ना, एक तो वो बीजारोपण करना शुरू करते हैं, टकराहट वहीं से शुरू होती है। जैसे आरजेडी वाले केस में आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य किस पे बार बार निशाना साध रही हैं, वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को थोड़ी कुछ बोल रही हैं, उनके साथ जो थे उनको बोल रही हैं। तो जो आसपास के मैनेजर्स होते हैं वो अलग अलग गुट में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पकड़ लेते हैं, फिर वो बीजारोपण शुरू करते हैं कि आप में इतना पोटेंशियल, आप में इतनी क्षमता है, आप ही तो चला रहे हो, वो देखो सब गड़बड़ कर रहा है। वहाँ से फिर टकराहट शुरू होती है, उसके बाद तो एकदम खुल्लम खुल्ला रहता है। एक बात जो सर 2 बार कह चुके, अब हालांकि वो क्योंकि उसके बाद उसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं होता, लेकिन पॉलिटिकल विरासत और फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये तो साथ साथ चलते हैं एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं। इनफैक्ट जितने आप पॉलिटिकल मूव्स को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर टकराहट के पीछे असली वजह फाइनेंस ही होता है।
दो नेताओं के बीच अगर आप देखेंगे अलग अलग पद हो, अगर मान लीजिए एक नेता थोड़ा बड़ा हो, दूसरा थोड़ा छोटा वाला हो, छोटे वाले के पास माल वाला डिपार्टमेंट हो, तो बड़े के साथ अगर इक्वेशन उसका बोला जाएगा कि बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए कि छोटे वाले बड़े वाले की सेवा कर रहे हैं। और जब ये कहा जाए कि नहीं नहीं आजकल दोनों में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, बड़े वाले का ट्रस्ट उन पर नहीं है, तो समझ लीजिए कि नीचे से सेवा ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए ट्रस्ट खराब हो गया है। असली इक्वेशन वही रहता है। और यहीं पे अगर आप देखें तो परिवारवाद वाली जो पार्टी है, वो चाहे बुआ भतीजा के केस में देख लें या दो भाइयों के केस में देख लें, भाई बहन के केस में देख लें, उन सारे केस को आप देखें तो उसके पीछे लॉजिक यही रहता है। दूसरी तरफ बीजेपी वाले केस को अगर आप उठा के अगर देखेंगे तो जो परिवारवाद की बात होती है ना कि हाँ बीजेपी भी इनके बेटा को दे दिया, वो दे दिया, इस केस में यहाँ अगर आप देखेंगे तो चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा होता है कि किसी के बेटा हो जाने के चलते आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये आपका मेरिट नहीं हो सकता कि आप इनके बेटा हैं इसलिए आपको ये मिल जाए। ये ज़रूर है कि वो डिमेरिट भी नहीं हो सकता कि अगर हम उनके बेटा हैं तो हम पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। वो आपको उस स्ट्रगल के थ्रू आप आगे आइए, फिर आपके लिए जो हो सकता है। कुछ एक्सेप्शनल केस ज़रूर होते हैं कि जैसे मान लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में अगर आपको ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं देना था तो उनके बेटे जो बीजेपी के लिए ऐसे कुछ नहीं किया, वो किया। हरियाणा में भी ऐसे केसेस हुए, कई जगह होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे तो वो एक सिस्टम की तरह चलता है और बाकी पार्टियों सीधा का मुख्यमंत्री नहीं बनता। और अभी आप वैसे अभी आप कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इनको जोड़ दूं, रॉबर्ट वाड्रा नहीं चाहते क्या मेरा हक कहाँ है, मैं भी तो परिवार का हिस्सा हूँ। मैंने प्रियंका गांधी से ज्यादा या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड तो वो रहे हैं, वो रहते हैं, सबसे ज्यादा वोकल भी वो रहते हैं पूरा। और उनकी बातों से तो कई बार ऐसा लगता है कि तुम प्रियंका को नहीं बढ़ाना चाहते, मुझे बढ़ा दो। नहीं वो तो बोल ही चुके हैं कि अभी जो है राहुल का नंबर है, फिर प्रियंका का आएगा, उसके बाद मेरा आएगा। और कई बार कांग्रेस में ये चर्चा होती है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत, कि वो उनको इस बात का मलाल रहता है कि एक घोड़ा अगर इतनी बार हार चुका है उसके बावजूद उसके पीछे पार्टी क्यों लगी हुई है। ये बातें भी कर लेते हैं वो पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा रहती है कि भाई इस तरह का सोच रहता है, हकीकत क्या नहीं पता। सर अब इस फैमिली में भी टसल होते रहे, खींचतान रही, हमने पवार फैमिली को हमने देखा है टूटते हुए, हमने देखा अजीत जी चले गए, वो भी अनटाइमली गए अजीत पवार जी। कोई ठाकरे परिवार को हमने देखा, कोई ऐसा राजनीतिक परिवार बताइए जिसने इन सब चीजों को साध के रखा और अच्छे से चल रहा हो, है कोई ऐसा उदाहरण? इस समय तो याद नहीं आ रहा कोई ऐसा उदाहरण हो कि जो कहीं ना कहीं कोई आंच आई जाती है, कुछ ना कुछ आंच आई जाती है। देखिए असली जो बिगाड़ होता है, जो मतभेद होता है, झगड़ा होता है, वो जो देवेंद्र कह रहे थे, पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे संबंध बिगाड़ देता है। सगे भाई बहनों में संबंध बिगड़ जाता है, पिता पुत्र में संबंध बिगड़ जाता है पैसे के कारण। तो पैसा अगर जायज तरीके से नहीं आया है तो फिर ज्यादा होता है, फिर सबको लगता है कि भाई आपने थोड़े कमाया है, खाली आपको एक पद मिल गया, आप एक जगह पे पहुंच गए इसलिए पैसा आपके पास आ गया, हम वहां होते तो हमारे पास आ जाता। कमाया जैसे भी बांटो तो सही से बांटो, हाँ तो इस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है। तो वहां से झगड़ा शुरू होता है, अगर एक को ज्यादा मिल गया दूसरे को कम मिल गया, या जितना हम चाहते हैं नहीं मिला, तो फिर जो है मतभेद शुरू हो जाते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सर वो करुणानिधि फैमिली, वहां कोई झगड़ा नहीं सुना हुआ? अच्छा वहां तो भाइयों में झगड़ा था, वहां भी वो बड़े भाई जो है वो तो निकल गए, पार्टी बड़े भाई दिखते नहीं, इसलिए मैं भूल गया था एक सेकंड के लिए। एक वक्त तो बहुत बड़ा विजिबल फ्यूड था, क्या नाम था उनका? अलगिरी। मैंने आपसे पूछ लिया, मैं खुद ही सोचने लगा सच में ऐसी कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं याद आती जिसमें कोई फ्यूड। ऐसे एनटी रामाराव के भी, चंद्रबाबू नायडू जहाँ परिवार के हैं, पहले भी एनटी रामाराव की पत्नी, उनको लेकर के भी जो विवाद हुए थे, कुछ पुरानी बातें हो गई इसलिए, तो देखा जाए तो वहाँ भी ये सब संपत्ति पर कौन उत्तराधिकारी, चंद्रबाबू ने तो कू किया, उनकी सरकार गिरा दी, तो इसलिए आप जब बीमार थे अस्पताल में थे। जगन मोहन के परिवार में भी हो रहा है मेरे ख्याल से, उनकी बहन अलग हो गई, बहन अलग हो गई, बहन माँ दोनों अलग हो गई। केसीआर की फैमिली जब ये जेल में थे जगन मोहन, तो बहन और माँ ने पार्टी खड़ी की, यात्राएं की, सब कुछ किया। केसीआर फैमिली में हुआ, केसीआर फैमिली में हुआ। वही है जहां पर उत्तराधिकारी पैसा दोनों रहेगा, जहां उत्तराधिकारी एक ही था, मतलब या तो परिवार में एक ही था, जैसे बादल फैमिली में नहीं है कुछ, क्योंकि वो जो था सुखबीर बादल का था, तो वहां कोई चैलेंजर नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे में आप देखिए ना, उद्धव ठाकरे सही माने में उनकी पत्नी वो चाहती थी कि मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बने, पहले तो उन्हीं का नाम था, मैंने उस पर दबाव बनाया गया था कि इसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो पार्टी में, शिवसेना में भी लोग तैयार नहीं हुए थे कि इस बेटे को एकदम कैसे स्वीकार कर लेंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे बने। वरना वहाँ भी सबसे ज़्यादा तो वो राज ठाकरे से जो उनकी आपस की संबंध थी वो अलग बात है, वहाँ तो भाई वाला था कि, वरना
देखा जाए तो उत्तराधिकारी राज ठाकरे की तरह से उभर के आए थे बाल ठाकरे के समय में। ये उद्धव ठाकरे तो उस तरह से नहीं उतने सक्रिय और डोमिनेट करते थे राहुल वो भी गांधी। फोटोग्राफर थे। हाँ, मैंने फोटोग्राफी करने का शौक था, कार्टून वगैरह, कार्टून भी वो भी जैसे बाल ठाकरे करते थे उनको भी था शौक। तो देखा जाए तो वो नहीं, तो इसलिए आपने जब कहा ना वो ऐसा परिवार है, शरद पवार में सुप्रिया सुले को मिले या अजित पवार को, इसीलिए तो पार्टी टूटी आफ्टर ऑल। तो ये पावर एंड पैसा जो अभी देवेंद्र जी कह रहे थे, सही बात है कि उससे कई परिवार में, भारत में ये राज परिवारों का हम किससे सुनते हैं, महाभारत काल या मुगल काल का, वो अभी भी राजनेताओं में भारतीय है तो ये राजनीति राज है। परिवार ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आधुनिक काल के आधुनिक काल के राज परिवार है। जिस तरह का जो है वो मतलब विदेशों में भी होता है, बुश के बेटा बुश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैनेडा का भी परिवार था, लेकिन उस तरह से उत्तराधिकारी नहीं बन जाता। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी मैं बनूँ, इन्होंने बीजेपी का नाम लिया, सकलेचा थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, पटवा के बेटे, मध्य प्रदेश के देखा जाए, लेकिन वो नहीं उस तरह से बने ना। खैर सर, ये ज़रूर है कि एक बहुत दिन जो है वो दुख का है, मतलब किसी का भी जाना, और वो बहुत अनटाइमली डेथ थी उनकी, ये बातें तो हैं ही। खैर अब देखिए और क्या बातें मेडिकली और पता चल पाए क्या और क्या प्रॉब्लम हुई थी उनको, तो उस पर कभी और बात की जा सकती है। लेकिन पैसा, पावर और रिश्ते, इसकी कहानी बताई आप लोगों ने आज। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी, आलोक जी, धन्यवाद आपका।